हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को। आज का क्लास भी कंटिन्यू क्लास रहेगा जहाँ पे हम सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई विच इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके फंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेंट्रल बैंक के कुछ मेजर फंक्शंस डिस्कस किए हैं, जिसमें से पहला हमने देखा कि आरबीआई जो है वो एज करेंसी अथॉरिटी के रूप में काम करता है। इकलौता एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है या बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, जो कि करेंसीज इशू करता है। सेकेंड में हम लोगों ने देखा कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी एज बैंक फंक्शन करता है, उनके लिए भी एज बैंकर, एज एजेंट, एज फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में काम करता है। डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। और हम लोगों ने एक और फंक्शन डिस्कस किया है जहाँ पे हमने देखा कि आरबीआई विच इज़ द सेंट्रल बैंकिंग ऑफ द कंट्री वर्क और एक्ट एज बैंकर्स बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री में, उन सब के लिए एज बैंक, उन सब का एज सुपरवाइज़र के रूप में आरबीआई फंक्शन करता है। एक कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, सेम उसी तरह के तमाम सर्विसेज जो हैं वो आरबीआई के द्वारा भी सेंट्रल बैंक को प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अब बात करते हैं उनके और अदर फंक्शंस के बारे में, जो कि है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इट इज़ द नेक्स्ट फंक्शन विच इज़ controller of money supply and credit। आरबीआई के और भी फंक्शंस हैं जिसमें वो मनी सप्लाई के कंट्रोलर और क्रेडिट के कंट्रोलर के रूप में काम करता है। अब मनी सप्लाई वगैरह क्या है, तो ये सब बातें हम जानते हैं ऑलरेडी। देखिए होता क्या है कि इकोनॉमी में बहुत तरह के फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। फ्लक्चुएशंस का मतलब हो गया उतार चढ़ाव, यानी कि फ्लक्चुएशंस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के कारण सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई जो है, वो मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। लिखेंगे इसको कि फ्लक्चुएशंस, ड्यू टू द फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी चेंज होता रहता है, सप्लाई ऑफ मनी भी चेंज होता है एंड क्रेडिट भी चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है। इसके कारण इसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक वर्क करता है, और सेंट्रल बैंक ही है वो जिससे हम देश में उत्पन्न हो रहे फ्लक्चुएशंस को सप्लाई ऑफ मनी से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। और ये जो मैनेजमेंट है ये सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के हित में करता है, अर्थव्यवस्था के हित के अनुसार वो सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। आरबीआई चूँकि उसके पास मोनोपोली होता है करेंसी इशू का, कैसे वो करता है, नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि आरबीआई हैज़ द मोनोपोली, एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है ये जो कि करेंसी को इश्यू कर सकता है, नोट जारी कर सकता है। सो बीइंग अ मोनोपोली इन करेंसी इशू, जो आरबीआई होता है वो क्रेडिट को कंट्रोल कर पाता है और मनी सप्लाई को भी कंट्रोल कर पाता है, चूँकि ये इकलौता है इस वजह से। अगर इसके अलावा और भी अदर इंस्टीट्यूशंस रहें जो कि करेंसी इशू करते हों, तो फिर सप्लाई ऑफ मनी बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाएगा, क्रेडिट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा और इकोनॉमी में एक तरह का डिसबैलेंस जो है वो अराइज हो जाता है। सो मनी सप्लाई को कंट्रोल वो कैसे कर रहा है, इसी अपने मेजर फंक्शन के तहत कर रहा है, चूँकि वो करेंसी इशू कर सकता है और इसी वजह से वो मनी सप्लाई को आसानी से कंट्रोल कर पाता है। नाउ कैसे कंट्रोल कर पाता है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स है उसके, ये तो समझ में आ गया कि करेंसी नोट्स को वो प्रिंट कर सकता है, इशू कर सकता है, इस वजह से वो मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। बट फॉर दिस इट मेक्स यूज़ ऑफ टू इंस्ट्रूमेंट्स।
मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट्स को अपनाता है, दो तरीके आप कह सकते हैं, एंड द टू इंस्ट्रूमेंट्स आर पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। नाउ व्हाट इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, तो इसी के अंदर हम लोगों को जाननी है बहुत सारी बातें डिटेल में। सबसे पहला तो हो गया आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हो गया कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द सर्कुलेशन। ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को इन्फ्लुएंस किया जाता है। देश में तमाम जितना भी क्रेडिट है ना, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, ठीक है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर आरबीआई अपने 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट्स को अपनाते हैं और मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है इसमें बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी फर्स्ट। सेकंड है इसमें आपका क्वांटिटेटिव में आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। This is the second quantitative instruments that the RBI follows to control the credit or money supply in the economy. And the third one is legal reserve requirements. Legal reserve requirements. याद करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, नॉट इन डिटेल बट ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में, इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में जाना हुआ है। तो आरबीआई क्या करती है ना कि यही 3 फंक्शंस को वो फॉलो करती है एज द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, और मनी सप्लाई को वो कंट्रोल करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट। याद रखेंगे, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करता है और ये डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट को रेगुलेट करता है। दोनों में बहुत अंतर है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिससे कि हम क्रेडिट के डायरेक्शन को डाइवर्ट कर पाते हैं। हम एज एन आरबीआई क्रेडिट के डायरेक्शन को चेंज करता है और इससे पूरे के पूरे क्रेडिट के वॉल्यूम को ही चेंज कर पाता है। और इसके अंदर ये 3 स्टेप्स आते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की जहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी आरबीआई जो है वो इम्पॉर्टेंट तरीके से कुछ स्टेप्स फॉलो करती है, और कौन कौन से स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स पहला है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर अपनाया जाने वाला तरीका। उसके अलावा नेक्स्ट है मॉरल सॉशन, SAUSION, ठीक है। और थर्ड है इसी में आपका दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। थर्ड वन इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स जो कि क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आरबीआई के द्वारा अपनाए जाते हैं सो दैट कि वो देश में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकें। और इसके तहत वो मनी सप्लाई की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए
क्रेडिट के डायरेक्शन को चेंज करने पर फोकस करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में वो क्रेडिट के वॉल्यूम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आप समझ रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आरबीआई वर्क करता है एज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। उसी के अंदर हम लोगों ने देखा कि आरबीआई जो है वो क्या कर रहा है, तो इकोनॉमी में होने वाले फ्लक्चुएशन से मनी सप्लाई की क्वांटिटी और क्रेडिट जो चेंज होते रहते हैं उसको वो कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। कैसे करता है, तो आरबीआई के पास एक मोनोपोली राइट है कि वो करेंसी इशू कर सकता है और इसी वजह से वो ये काम कर पाता है। जबकि अगर हम बात करें कि कैसे कर पाता है वो ये काम, तो वो दो तरीके अपनाता है, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में वो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट पे फोकस करता है, जिसके तहत वो 3 मेजर स्टेप्स फॉलो कर सकता है: बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दूसरा तरीका है जिसके तहत वो क्रेडिट के डायरेक्शन को चेंज कर पाता है और इसके तहत भी वो 3 स्टेप्स फॉलो करता है, मेनली मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सॉशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। नाउ वी हैव टू नो व्हाट आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे काम होता है, बैंक रेट पॉलिसी क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अब हम ना इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि 2 तरीके कहलाते हैं, मेथड्स कहलाते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, या कह सकते हो मनी सप्लाई के कंट्रोल के। तो हम चौथे ही फंक्शन में हैं अभी आरबीआई के, और उसी में हम उसके इंस्ट्रूमेंट्स को ज़रा जानने वाले हैं। हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जिसमें से पहला था क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे विच इज बैंक रेट पॉलिसी। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार लिख दे रही हूँ सो दैट कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है बैंक रेट पॉलिसी, इसी को हम लोग डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी कहते हैं। अब सबसे पहले तो जानना पड़ेगा कि ये बैंक रेट क्या होता है या डिस्काउंट रेट होता क्या है। तो बैंक रेट की बात करें तो पहले इसके मीनिंग को हम लिख लेते हैं सिंपली। बैंक रेट, it refers to the rate at which the central bank lends money to commercial banks as the lender of last resort। अभी हमने प्रीवियस क्लास में एक्चुअली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आरबीआई जो होता है वो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वर्क करता है। सो बेसिकली यहाँ पे मामला ये चल रहा है कि सेंट्रल बैंक है, आरबीआई लिखते हैं इसको, और कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। अब क्या देखा हमने कि कमर्शियल बैंक्स को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है,
तो फिर इस केस में ये कहाँ जाता है, ये आरबीआई के पास जाता है। और आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है वो लोन प्रोवाइड करा देता है, चूँकि पैसों की ज़रूरत है तो वो इसको लोन दे देता है ना। अब जो लोन दे रहा है आरबीआई किसको, कमर्शियल बैंक्स को, उसके बदले में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। बिना इंटरेस्ट के तो लोन लिया नहीं जा सकता है। तो आरबीआई इन केस ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराता है और कमर्शियल बैंक्स उस लोन अमाउंट के बदले में आरबीआई को इंटरेस्ट देते हैं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। बात समझ में आ गई। कमर्शियल बैंक्स को पैसों की ज़रूरत है, आरबीआई से पैसा उधार ले लेंगे। आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स को पैसा देंगे उधार, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। नाउ अब देख सकते हैं आप बैंक रेट क्या है, तो इट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। कमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक कैसे वर्क करता है, तो एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वर्क करता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी फंक्शन के तहत सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स को पैसा देते हैं उसी रेट को हम बैंक रेट कहते हैं। और इस बैंक रेट की मदद से कमर्शियल बैंक की मदद से सेंट्रल बैंक जो है वो क्या कर पाते हैं, तो क्रेडिट कंट्रोल कर पाते हैं। नाउ ये बैंक रेट क्रेडिट कंट्रोल करने में कैसे मदद करेगा, तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। देखिए, जो बैंक रेट होता है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा ही अनाउंस किया जाता है। कमर्शियल बैंक्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा कमर्शियल बैंक्स के उधार का, ये तय सेंट्रल बैंक करता है। इसको तय जो सेंट्रल बैंक करता है ये रेगुलर इंटरवल्स पे करता रहता है एंड दैट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द रिस्पॉन्ड एंड द नीड ऑफ मनी मार्केट। जो भी मार्केट के फ्लक्चुएशंस हैं, मनी का जो भी डिमांड है, उसके रिस्पॉन्ड के हिसाब से बैंक रेट का डिटर्मिनेशन आरबीआई करता है फॉर द कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स के से जब अगर कमर्शियल बैंक्स को जब सेंट्रल बैंक से लोन या एडवांसेस लेना होता है तो उसके अगेंस्ट वो अपनी सिक्योरिटीज़ और जो एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो रख देते हैं और उसके बदले में आरबीआई से पैसा उधार ले लेते हैं। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो है वो एक्टिवली बैंक रेट पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। यानी कि अगर बैंक रेट जो है वो बढ़ता है, मान लें कि बैंक रेट हाई हो जाता है, इंक्रीज़ करता है, तो फिर इस केस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक्स के लिए जो बोरोविंग्स होगा, कमर्शियल बैंक्स जो उधार लेंगे वो उधार लेना भी महंगा हो जाएगा। उधार लेने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज कि बैंक रेट बढ़ गया है। तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स है वो बढ़ेगा, बोरोविंग कॉस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कम से कम पैसा उधार लेंगे। वो जो भी लोन वगैरह लेंगे वो कम लेंगे क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि वो पैसा कम उधार लेंगे और उसके बदले में उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। तो बोरोविंग्स जो होता है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक वो बैंक रेट के बढ़ने से क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो ज़रा ध्यान से समझिएगा कि आरबीआई से, इसको मैं थोड़ा और सिंपल यहाँ पे करके बताती हूँ। ये मैं आपको पूरा स्टेप बता रही थी, अब आप इसको ऐसे समझें कि आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स लोन ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स लोन ले रहे हैं और इसके बदले में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को इंटरेस्ट चुका रहे हैं और यही रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर बैंक रेट बढ़ता है, अगर बैंक रेट आरबीआई ने ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, तो इंटरेस्ट जो लोन पे कमर्शियल बैंक को चुकाना पड़ेगा वो भी बढ़ जाएगा। इस स्थिति में जो लोन ले रही है कमर्शियल बैंक्स वो लेना कम कर देगी क्योंकि लोन लेना महंगा हो जाएगा। तो उस केस में लोन लेना कमर्शियल बैंक्स कम कर देंगे आरबीआई से और आरबीआई से कमर्शियल बैंक्स जितना कम पैसा उधार लेंगे
उतना कम पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास होगा और ये उतना ही कम पैसा लोन के तौर पर पब्लिक को भी दे सकेंगे। क्योंकि इनके पास अब पैसे ही नहीं है तो ये पब्लिक को लोन कहाँ से देंगे। अब इनके पास कम पैसा तो पब्लिक को भी लोन कम, और जब पब्लिक को लोन कम मिलेगा तो इससे क्या होगा कि जो क्रेडिट है वो धीरे धीरे इकोनॉमी में घटेगा, जिससे कि सप्लाई ऑफ मनी जो है बढ़ा हुआ वो इकोनॉमी में घट जाएगा। तो अगर इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, देश में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ा हुआ है, तो आरबीआई क्या कर रहे हैं, आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देते हैं। बैंक रेट के बढ़ाते ही कॉस्ट ऑफ बोरोविंग बढ़ता है, जिससे कि बोरोविंग घटता है, और बोरोविंग घटेगा तो कमर्शियल बैंक्स कम से कम पैसा पब्लिक को दे पाएगा उधार, और उससे क्या होगा कि मनी सप्लाई घटेगा। इसका जस्ट उल्टा, अगर मनी सप्लाई देश में मान लीजिए कि घटा हुआ है, सरकार को बढ़ाना है, तो आरबीआई क्या करती है कि अपनी बैंक रेट पॉलिसी के तहत अपने बैंक रेट को घटा देती है। बैंक रेट के घटने से जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। अब भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो लोग क्या करते हैं कि पैसा जो है लोन के तौर पर कमर्शियल बैंक्स लोन के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेने लगते हैं, और कमर्शियल बैंक्स जितना ज़्यादा पैसा लेंगे पब्लिक को उतना ही ज़्यादा लोन मिलेगा, और पब्लिक को लोन मिलेगा यानी कि क्रेडिट बढ़ेगा, और क्रेडिट बढ़ा यानी कि सप्लाई ऑफ मनी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए या उसे रेगुलेट करने के लिए आरबीआई अपने क्वांटिटेटिव फंक्शंस के तहत उसको बैंक रेट पॉलिसीज़ के तहत बैंक रेट को कभी घटा सकती है और कभी बढ़ा सकती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिट क्रिएशन पर और सप्लाई ऑफ मनी पर। देखिए, कुछ कंडीशंस नेसेसरी होते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी कि आरबीआई ने बैंक रेट पॉलिसी के तहत सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना है, और ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, ये बातें कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। और वो कंडीशंस हैं, सबसे पहला पॉइंट है कि बैंक रेट पॉलिसीज़ के सक्सेस होने के लिए कुछ कंडीशंस होने चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्टली पैसा उधार लेना शुरू किया तो बैंक रेट बढ़ा दिया तो लोन घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस, और सक्सेस होने के लिए जो कंडीशंस ज़रूरी हैं उसमें से सबसे पहला है कि जो लेंडिंग रेट होना चाहिए कमर्शियल बैंक्स का आर अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन बैंक रेट। लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक्स के उधार लेने की जो दर है, लेंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक्स शुड अफेक्ट फ्रॉम द बैंक रेट। वो बैंक रेट से अफेक्टेड होना चाहिए। अगर बैंक रेट के घटने और बढ़ने का असर कमर्शियल बैंक्स पर नहीं होगा तो इससे वो अपने लेंडिंग रेट को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, और क्रेडिट कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो क्रेडिट कंट्रोल तभी हो सकेगा जब कमर्शियल बैंक्स का लेंडिंग रेट, उनके उधार लेने की जो दर है, वो अफेक्ट होनी चाहिए बैंक रेट से, पहला। दूसरा है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है इकोनॉमी का, वो मस्ट बी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी शुड बी फ्लेक्सिबल। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर रिजिड रहता है, अगर स्थिर रहता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं, तो फिर इस केस में बैंक रेट में कोई भी चेंज कर लिया जाए, इकोनॉमिक जो सप्लाई ऑफ मनी है या क्रेडिट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइसेस हैं, वेजेस हैं, रेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्शन है, ये सब का सब एक्सपैंड होना चाहिए, मस्ट एक्सपैंड, और कंट्रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन बोरोविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है? अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो इसमें आ जाता है आपका प्राइस, सबसे पहले तो कीमत, वेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है। उसके अलावा इसमें और भी चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट, रेंट, एम्प्लॉयमेंट, ETC।
ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अफेक्टेड होनी चाहिए, ये चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन। अगर ये सारी चीज़ें स्थिर रह जाती हैं तब भी बैंक रेट पॉलिसी का असर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं, इन सारी चीज़ों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे बोरोविंग्स में चेंज आता है या जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है, ये सब भी चेंज कर रहा है, तभी बैंक रेट पॉलिसी का सक्सेस रेट देखने को मिलेगा कि बैंक रेट पॉलिसी को चेंज करके हम इन सारी चीज़ों को चेंज कर पा रहे हैं। तो ये भी एक कंडीशन है कि बैंक रेट पॉलिसी आपकी सक्सेसफुल कब रहेगी। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स मस्ट पोजेसेस eligible securities of sufficient amount which the central bank is ready to accept। देखिए, कमर्शियल बैंक्स उधार ले रही है आरबीआई से, विच इज गुड, बट कमर्शियल बैंक्स के पास मस्ट पोजेसेस, उसके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो सफिशेंट अमाउंट में, जितना पैसा उसको लेना है उधार, सफिशेंट अमाउंट में सिक्योरिटीज होनी चाहिए, सिक्योरिटीज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके बदले में वो उधार लेगा। तो ये सब कमर्शियल बैंक्स के पास होना चाहिए, तभी इनके बदले में वो कमर्शियल बैंक से वो सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले सकता है। और ये जो भी सिक्योरिटीज़ वगैरह कमर्शियल बैंक्स के पास होनी चाहिए, इसको सेंट्रल बैंक भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। सेंट्रल बैंक मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट। अगर ये उन सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है तो फिर इस केस में सेंट्रल बैंक उन सिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार नहीं मिल पाएगा, और पैसा उधार ही नहीं मिल पाएगा तो बैंक रेट का तो कोई काम ही नहीं है, बिकॉज बैंक रेट तो वही रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार ले रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज फॉर द सक्सेस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी। उसके अलावा सक्सेस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स एज वेल। साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स पर भी ये डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स किस तरह के साइकोलॉजी के हैं, इस पर निर्भर करेगा कि बैंक रेट पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होगी। यानी कि अगर बैंक रेट इंक्रीज करता है then it must discourage the investors and a fall in the bank rate must encourage them to more investment। देखो, इन्वेस्टर्स का साइकोलॉजी ऐसे काम करना चाहिए, इट इज़ नेसेसरी कि अगर बैंक रेट बढ़ा तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को घटाएं, ये होना चाहिए। इन्वेस्टर्स मस्ट डिक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, और इन दैट केस अगर बैंक रेट घटता है तो इन्वेस्टर्स मस्ट इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर्स हमेशा ऐसे ही काम करें, ऐसा भी हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर का साइकोलॉजी ऐसे काम कर रहा हो कि ठीक है बैंक रेट बढ़ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम और इन्वेस्टमेंट करेंगे और उधार लेंगे। नहीं, अगर ऐसा इन्वेस्टर सोच रहा है तो फिर बैंक रेट पॉलिसी जो है वो फेल हो जाएगी। सो बैंक रेट पॉलिसी के सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये एज इट इज़ वर्क करते हैं तभी बैंक रेट पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी और सप्लाई ऑफ मनी जो है या क्रेडिट जो है वो कंट्रोल हो सकेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशंस नहीं होते हैं फुलफिल तो फिर बैंक रेट पॉलिसी फेल हो जाएगी। तो आप ध्यान दोगे, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से हम लोगों ने आरबीआई के एक फंक्शन को डिस्कस किया है, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको और कंप्लीट करना है हमें। हम लोग फंक्शन देख रहे हैं कि आरबीआई काम करता है एज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, और मनी सप्लाई या क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई दो तरीके अपनाता है, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर है कि वो क्रेडिट के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, जिसके तहत वो पहली पॉलिसी अडॉप्ट करता है विच इज़ बैंक रेट पॉलिसी, विच इज़ अ डिस्काउंट रेट पॉलिसी ऑल्सो नोन एज। बैंक रेट पॉलिसी वो होती है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, उधार देता है, ठीक है। और अगर बैंक रेट बढ़ा दे आरबीआई तो इससे क्या होगा कि क्रेडिट कंट्रोल होता है, क्रेडिट घटता है, और अगर बैंक रेट घटा दे तो क्रेडिट बढ़ता है, और इस तरह से बैंक रेट
पॉलिसी के तहत आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है, लेकिन क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है बैंक रेट से तब जब कुछ कंडीशंस पूरे हों, एंड द कंडीशन इज कि जो लेंडिंग रेट होना चाहिए कमर्शियल बैंक का वो बैंक रेट से अफेक्टेड होना चाहिए। अगर अनअफेक्टेड रहेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इट शुड बी अफेक्टेड बाय द बैंक रेट। ओके। सेकेंड, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होना चाहिए इकोनॉमी का वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्राइसेस चेंज होने चाहिए, वेजेस चेंज होना चाहिए, इंटरेस्ट, रेंट, आपके और भी अदर चीज़ें जो हैं, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। अगर ये बदलेगा तभी बैंक रेट में परिवर्तन करके इन सब को बदल पाएंगे, सो इट इज़ नेसेसरी। थर्ड, कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए सो दैट कि वो उन सिक्योरिटीज़ के बदले में आरबीआई से पैसा उधार ले सके, एंड आरबीआई भी रेडी होना चाहिए उन सिक्योरिटीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी बैंक रेट काम करेगा। एंड द नेक्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स भी इम्पॉर्टेंट है, और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि बैंक रेट के बढ़ने पर वो इन्वेस्टमेंट घटाना चाहें और बैंक रेट के घटने पर वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहें। और अगर ये बातें हैं तो बैंक रेट पॉलिसी सक्सेसफुल हो जाती है और बैंक रेट पॉलिसी की मदद से क्रेडिट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ हम अपने आज के क्लास को ख़त्म करेंगे और अगले क्लास में इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी को, जहाँ पे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। आज पहला हमने ख़त्म कर लिया विच इज़ बैंक रेट पॉलिसी, सेकेंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।